वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 दैट इज नाजिम्स एंड द राइज ऑफ हिटलर ऑफ क्लास 9। इससे पहले भी हम इससे रिलेटेड वीडियोस में अब तक के बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बढ़ेंगे अपने वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन की तरफ, दैट मीन्स द इफेक्ट ऑफ वॉर, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ। जैसे कि हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फैक्ट्स को पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो इफेक्ट्स ऑफ वॉर कैसे रहे। वॉर हमेशा जो है किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी ग्रुप ऑफ पावर्स के लिए एक डिवास्टेटिंग कंडीशन लेकर आता है, बोथ इकोनॉमिकली एंड सोशली। वही यहाँ पे हुआ, फाइनेंशियली भी और सोशली भी। ये ध्यान में रखिएगा भाई, लोगों के आपसी हालत में भी, सोसाइटी में भी और उनके फाइनेंशियल स्टेटस में भी, दोनों में ही एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आ गया। नाउ लेट्स सी क्या हुआ कि यूरोप को एक बहुत बड़ा क्रेडिटर कहा जाता था। यूरोप वाज वंस नोन एज क्रेडिटर्स, यानी कि एक इतना समृद्ध कॉन्टिनेंट जो कि हमेशा पैसे देने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन वॉर हो जाने के बाद, सब कुछ लुट जाने के बाद यूरोप टर्न इनटू डेप्टर्स। अब वो उधार लेने वाला बन गया, देने वाला नहीं। अब वो डेप्टर हो गया क्रेडिटर से। ये फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट इफेक्ट ऑफ द वॉर। सेकेंड इफेक्ट, पिटिएबल वेमार रिपब्लिक। भाई अब जो लोग थे वो वेमार रिपब्लिक को बहुत ही घृणा की नजर से देख रहे थे, क्योंकि वो क्या समझ रहे थे कि भाई वेमार रिपब्लिक ही है, मैंने पिछले अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है, जिसकी वजह से हमें जो गिल्ट का, जो वॉर का गिल्ट था, वॉर गिल्ट आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है। वॉर गिल्ट पे करना पड़ रहा है भाई, और उसके अलावा भी जो हमने $6 बिलियन का जो कंपनसेशन दिया है भाई, वो भी हमने दिया है, पैसा भी दिया हमने, रिसोर्सेज भी दे दिया हमने, और सब कुछ वेमार रिपब्लिक पर आ गई थी। सारी जितनी भी जिम्मेदारी थी वॉर हारने की भी और उसकी कंपनसेशन भरने की। तो अब क्या हो गया, वेमार रिपब्लिक सिर्फ बेचारी जो पहले एम्परर जो कुकर्म करके गया था ना, जो जितना भी बुरा करके गया था, वो सबका उसने अपने सर पे, उसके सर पे आ गया था, उसने लिया गया था, सारा बोझ उसके सर पे आ गया था। तो अब वो सिर्फ सिंस उठा रही थी, यानी कि सारे पाप का घड़ा उसके सर पे फूट गया था जो पिछला एम्परर करके गया था, उसकी कोई गलती नहीं थी। तो पिटिएबल कंडीशन में आ गया था वेमार रिपब्लिक। नेक्स्ट देखिए, कंजर्वेटिव्स अटैक। अब ये बहुत अच्छा टाइम था कंजर्वेटिव्स, ये आपने जो है पहले भी हिस्ट्रीज में पढ़ा होगा ये कि दो तरीके के लोग होते थे भाई, एक लिबरल्स होते थे और एक कंजर्वेटिव्स होते थे। कंजर्वेटिव जो पुराना सोचते थे, जैसी चीजें चल रही है, राजा महाराजा चल रहा है और ऊंची सोसाइटी, हाई सोसाइटी, लो सोसाइटी, वैसा ही चलने दो। क्यों? क्योंकि उसी में उनका मजा है। Conservatives are those people who always live on the top life, the top and the luxurious life of the society. तो उसमें उनका मजा है, क्योंकि हमेशा उनकी रिस्पेक्ट होगी और हमेशा छोटे लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर सब कुछ इक्वालिटी हो गई, सब कुछ बराबर हो गया, तो फिर उनकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगी। वो लोग नहीं चाहते थे। इसलिए अब ये बहुत अच्छा टाइम था जब लोगों की नजर में जो वेमार रिपब्लिक थी, जो डेमोक्रेसी लाना चाहती थी, वो गंदी साबित हो गई थी, लोग उसे घृणा कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा समय था कि अब कंजर्वेटिव्स अपना हथौड़ा मार दे। कहते ना, जब लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार दो। अब इन्होंने हथौड़ा मार दिया, अटैक कर दिया उन सारे लोगों पे जो वेमार रिपब्लिक को फॉलो करते थे। तो कंजर्वेटिव्स अटैक द फॉलोअर्स ऑफ वेमार रिपब्लिक। हु वर द फॉलोअर्स ऑफ वेमार रिपब्लिक? दे वर द सोशलिस्ट, कैथोलिक्स, ये आपका कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियनिटी वाला डिवीजन है, और डेमोक्रेट्स, यानी कि जो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, जो लोग सोशलिस्ट थे, जो सोशल लिबरल आइडियाज में बिलीव करते थे, और जो लोग कैथोलिक्स थे, वो सब वेमार रिपब्लिक के फेवर में थे, सब सपोर्टर्स थे वेमार रिपब्लिक के। और इन सब पर अटैक किया कंजर्वेटिव्स ने। अटैक का मतलब क्या है? मार तोड़ नहीं किया। अटैक का मतलब उनको बातों से उनको गंदा दिखाया कि देखो इन्होंने जर्मनी की क्या हालत कर दी है, हमको भिखारी बना दिया, सड़क पे ले आए और हम हार भी गए और सब कुछ देना भी पड़ गया। हमारी जो आज कंडीशन है, बदहाली है, वो उनकी सोच की वजह से इस तरीके से अटैक किया। ओके, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ओके, देन नेक्स्ट, जितने भी वेमार रिपब्लिक के लोग थे, यानी कि सोशलिस्ट, कैथोलिक्स और डेमोक्रेट्स, ये बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एनसीईआरटी का, उनको कहा गया नवंबर क्रिमिनल्स। भाई वो लोग नवंबर क्रिमिनल्स हैं, क्योंकि ये हादसा नवंबर की बात है जब हुआ था, ये ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुई थी, तो इसलिए इनको कहा गया कि ये नवंबर क्रिमिनल्स है। सब क्रिमिनल्स हैं, इनकी वजह से पूरा का पूरा जर्मनी जो है आज इस स्थिति में आ गया है। तो उनको एक टाइटल दिया गया नवंबर क्रिमिनल्स। इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है बच्चों की, नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहा जाता है। तो आप इस पे इंपॉर्टेंट लिख लें और इसको मार्क भी कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में ये वर्ड लिखा हुआ है, इधर उसको अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। वैसे तो हम लोग भी एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट,
सोल्जर्स वर प्लेस्ड अबव, दैट इज हाईएस्ट प्रायोरिटी। देखिए अब क्या हुआ, अब ये स्ट्रैटेजी, यहाँ से गेम शुरू हो गया। क्या गेम था, देखो एक वॉर हुआ कहानी में, उस वॉर में जो है अभी हीरो की एंट्री नहीं हुई है कहानी में, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अभी सिर्फ एक वॉर हुआ है, एक झगड़ा हुआ है, उस झगड़े में जर्मनी पूरी तरीके से हार गया है, ठीक है। एक पार्टी थी भाई वेमार रिपब्लिक जो डेमोक्रेसी लाना चाहती थी, उस बेचारे को दोषी बना दिया, उसके ऊपर सारा पाप का घड़ा फोड़ दिया, सारे चीजों का जो दोषी था उसको बना दिया गया। अब क्या होगा, अब जर्मनी चाहती है बदला, प्रतिशोध, बस वर्ड वॉर सेकेंड होगा ना, इसीलिए होगा प्रतिशोध में। अब जब प्रतिशोध चाहती है तो आर्मी बनानी पड़ेगी सबसे पहले। तो आर्मी कब बनेगी, जब कॉमन पीपल आर्मी में आएगा। तो भाई आर्मी में कैसे आएगा कॉमन पीपल, जब तक कॉमन पीपल के दिमाग में ये बात नहीं फिट कर दी जाएगी कि भाई सबसे अच्छा आर्मी होता है, सबसे अच्छा सोल्जर होता है, सबसे उससे ऊपर तो कोई आदमी नहीं है, वो भगवान है, तभी लोग आएंगे। तो अब क्या हुआ, पूरे कंट्री में सोल्जर को सबसे टॉप पोजीशन दे दी कि अब सबसे ऊंचा अगर दर्जा किसी को दिया जा सकता है कंट्री में तो वो सोल्जर है, सबसे ऊंची उपाधि दे दी, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सोल्जर बनने के लिए, आर्मी बनाने के लिए आगे आए, ठीक है। तो सोल्जर्स वर प्लेस्ड द हाईएस्ट एंड द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी इन द कंट्री। नाउ ये कहा गया कि देखो भाई अगर बेचारा सीधे साधे बनोगे, मासूम से बनोगे तो लड़ नहीं पाओगे और जीत नहीं पाओगे, फिर से हार जाओगे। तो मैन जो हो, जर्मनी का जो आदमी हो, वो हमेशा एग्रेसिव हो, गुस्से वाला हो, गुस्सैल हो और हमेशा लड़ने वाला हो, ताकतवर हो। तो मैन वाज टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मेस्कुलाइन, ठीक है, मर्द जिसे कहते हैं ना, कि भाई हमेशा हारने वाली कैपेसिटी ना हो, इतना गुस्सा भरा हो कि बस जीत कर ही आए, मार आए सामने वाले को, मर कर ना आए। तो इस तरीके के एट्रीब्यूट्स डाले जा रहे थे उन लोगों के अंदर, माइंडसेट, दिमाग से खेला जा रहा था। कौन खेल रहा था, कंजर्वेटिव्स खेल रहे थे, ये ध्यान में रखेंगे। अब ये टाइम था जहां मीडिया भी बीच में आ गई, जब भाई जब कुछ होता है, अभी आपने कोरोना का और संतों का ड्रामा देखा था टीवी पे, तो आपने देखा था ना किस तरीके से मीडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले हो रहा था। तो जब भी कुछ होता है, ये मैं इरेज कर दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा, जब भी कुछ होता है भाई तो मीडिया का रोल बहुत जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ मीडिया आ गई और मीडिया क्या दिखा रही थी, क्योंकि यहाँ हम आर्मी को बता रहे हैं, आर्मी जो है फोकस में आ गई है कि आर्मी, सब आर्मी में आ जाओ, सब आर्मी में आ जाओ, सबसे ऊंचे हो जाओगे। तो भाई इसलिए मीडिया अब फोकस कर रही है ट्रेंच लाइफ पे। नो व्हाट इज ट्रेंच लाइफ, ट्रेंच लाइफ क्या है, दैट इज रेड स्प्रेड्स ऑन कॉप्स, ये एक बात उनके लिए कही गई, ठीक है। हकीकत और जो बताया जा रहा था वो क्या था, कंजर्वेटिव्स कह रहे थे ट्रेंच लाइफ सबसे बेस्ट लाइफ है, अगर कोई सोल्जर महान जिंदगी जी सकता है तो वो ट्रेंच में जी सकता है, अगर आपको कुछ कर दिखाना है तो ट्रेंच में रहकर दिखाना है ना। ट्रेंच क्या था, ये देखिए आप, ये यहां से जो शुरू इतना और यहां से यहां तक जो है ना बच्चों, ये ट्रेंच, गड्ढा, ऐसा समझिए। अब एक सोल्जर के पास केवल 0.5 मीटर की जगह दी जाती है उसको, ठीक है, इस तरीके से ये स्टेप बना दिया जाता है उसके लिए। यहाँ पे वो रहता है, इसी में सब कुछ करता है, खाता है, जीता है, मरता है, उठता है, बैठता है। जब इसे अटैक करना होगा, ये अपना एक पैर उठाएगा, इस सीढ़ी पर रखेगा और यहाँ से बंदूक चला देगा, फायर कर देगा, अटैक हो गया। समझ में आया। पहले वॉर कैसे होता था, 1 to 1 अटैक होता था, ऐसा नहीं है एक आदमी पे सारे लोग चला रहे हैं, एक आदमी से एक ही आदमी लड़ेगा। तो जाहिर सी बात है जब ये बाहर आएगा लड़ने तो सामने से एक ही आदमी लड़ने आएगा। तो तब ये रहता था, जब ये आप सपोज करो कि जब ये बैठा है, इसको नहीं लड़ना, खाना खा रहा है, ठीक है, ये अपना और कोई काम कर रहा है, तो कैसे करेगा, तो इसके लिए यहाँ पर ना तार बांध दिए जाते थे ताकि कोई भी आदमी इधर से इधर ना आ पाए अटैक करने के लिए, ठीक। तो उधर तार बांध दिए, तार बंधे हुए हैं तो कोई आदमी आ नहीं पाएगा, और जब इसे अटैक करना होता तो तब ये यहाँ से अटैक कर देता था। तो ये नो मैन एंट्री जोन है, यहाँ से कोई आदमी इधर आ नहीं सकता। दिस स्टेप जहां से फायर किया जाता था, खड़े होकर से कहा जाता था फायर स्टेप। ये ट्रेंच का जो एरिया है जितने में आदमी जीता था, ये 0.5 मीटर का है, और ये पूरी जो ट्रेंच की हाइट है ये 2 मीटर है। दिस इज ऑल अबाउट ट्रेंच। मीडिया बार बार इसे दिखा रही थी, लोगों को समझा रही थी, देखो ट्रेंच ऐसा होता है, ट्रेंच की लाइफ ऐसी होती है, ऐसा आपको जीना होता है, और यही एक उम्दा लाइफ है जो आप जी सकते हो। इस पर मीडिया फोकस कर रही थी, राइट। अब देखो लास्ट देखो, नाउ डेमोक्रेसी वाज समथिंग दैट वाज यंग एंड फ्रेजाइल आइडिया, और कंजर्वेटिव्स कह रहे थे कि जो पहला पैटर्न चल रहा था दैट वाज द बेस्ट आइडिया। कंजर्वेटिव्स लोगों को क्या बिलीव दिला रहे थे और मीडिया क्या बिलीव दिला रही थी कि ये जो नया नया आइडिया है ना डेमोक्रेसी का, ये सिर्फ नए लोगों के लिए है और बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही क्षणिक है, और आपने देख लिया कि कितना बेकार आइडिया है, सब कुछ बर्बाद हो गया। तो ये आइडिया बिल्कुल हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए वही कंजर्वेटिव्स वाली बिलीफ
बेटर है वही हमारे लिए बनी है और वो हमारे लिए बेस्ट है। तो ये इफेक्ट हुआ वॉर के बाद का कि एक छोटी सी बेचारी वेमार रिपब्लिक और उसकी कोशिश डेमोक्रेसी लाने की किस तरीके से फेल हो रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एंड वेरी वेरी इजी ऑल्सो। सबसे इंटरेस्टिंग है ट्रेंच कि कैसे लड़ाई होती थी। अगर आपको नहीं समझ में आया कुछ भी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए और बताइए। आई विल कम इन द लाइव सेशंस टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। फील फ्री टू राइट एनी फीडबैक और सजेशन इन द कमेंट सेक्शन। जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, अपना नाम नीचे छोड़कर जाएंगे और बाकी स्टूडेंट्स भी लगा सकते हैं। वो आपसे इंटरेक्शन होगा, आपके नाम जानने को मिलेंगे, एक खूबसूरत हमारे बीच कहूं तो एक बॉन्ड और कनेक्टिविटी क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो आई होप द लेक्चर इज क्लियर टू यू। फैक्ट ऑफ वॉर इज ऑल क्लियर टू यू। एनसीईआरटी का एक एक कंटेंट यहाँ लिखा है। नो नीड टू वरी कि एनसीईआरटी का क्या होगा, ये एनसीईआरटी ही चल रही है। फिर भी मैं एक बार और एनसीईआरटी लूंगी बिकॉज सीबीएसई एम्फेसिस इज ऑन एनसीईआरटी एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर बोर्ड एग्जामिनेशंस, अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। तो आदत हमें अभी से बनानी है। क्लियर है? टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड बाय।